सुदूर उत्तर में एक चौंकाने वाला साहसिक कार्य। 45 वर्षीय कुंवारे व्यक्ति का पलटवार जीवन कृपया देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करें। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक अलग तरीके से जीना चाहता हूँ। एक ऐसी दुनिया का अनुभव करना चाहता हूँ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह निर्णय राजेश वर्मा नामक 42 वर्षीय दिल्ली के एक व्यक्ति ने लिया था जब वह लगभग 20 वर्षों तक एक सरकारी एजेंसी में काम करने के बाद अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में प्रवेश कर रहा था। राजधानी दिल्ली की भीड़ और अंतर्विरोधों से ऊबकर उसे लगा कि केवल एक कठोर पर्यावरणीय परिवर्तन ही उसे वह शांति दिला सकता है जिसकी उसे तलाश थी। उसे हमेशा से ही नॉर्डिक दृश्यों से विशेष लगाव रहा है। विशाल बर्फ के मैदान, कम आबादी वाली मध्य रात्रि सूर्य की दुनिया, प्राचीन सामी संस्कृति। लेकिन उसने ओस्लो या बर्गन जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का चयन नहीं किया, बल्कि और उत्तर की ओर जाने का फैसला किया। इसलिए उसने अपना घर बेच दिया। घर बेचकर मिले पैसे और अपनी जमा पूंजी लेकर और अकेले नॉर्वे की यात्रा पर निकल पड़ा। ओस्लो में एक संक्षिप्त प्रवास के बाद वह एक घरेलू उड़ान से उत्तरी ट्रोम्सो के पास के एक क्षेत्र में गया। वहां उसने एक ऑफ-रोड वाहन किराए पर लिया। गर्मियों से शरद ऋतु में संक्रमण का इत्मीनान से आनंद लेने का इरादा रखते हुए, साल का वह समय जब दिन अभी भी लंबे होते हैं और रातें धीरे-धीरे लंबी होने लगती हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस दौरान मौसम अप्रत्याशित होता है, लेकिन यह आर्कटिक सर्कल के अनूठे दृश्यों का अनुभव करने का एक उत्कृष्ट समय है। मैं उन जगहों पर जाऊंगा जहां दूसरे नहीं जा सकते और स्वतंत्र रूप से सांस लूंगा। राजेश वर्मा ने दृढ़ संकल्प किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर की ओर गाड़ी चलाई। वह ट्रोम्सो शहर से होकर गुजरा, E6 राजमार्ग के साथ उत्तर की ओर फिनमार्क क्षेत्र के कस्बों और गांवों से गुजरते हुए सड़क के किनारे बिखरे हुए चरागाहों और बंदरगाहों की प्रशंसा करता रहा। लेकिन जब वह एक ऐसे उजाड़ इलाके में पहुंचा जो नक्शे पर लगभग अचिह्नित था, तो उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। रास्ता बंद तो नहीं होगा, अभी तो सर्दी भी नहीं है, उसने सोचा। लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में मौसम अक्सर नियमों का पालन नहीं करता है। लगभग एक हफ्ते बाद उसका ऑफ-रोड वाहन एक सुनसान सड़क पर अचानक खराब हो गया। यह गर्मी और शरद ऋतु के बीच का समय था। तेज हवाओं और बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे थे और तापमान अचानक गिर गया था। यह कैसी बकवास जगह है? वह कार की खिड़की से केवल धूसर समुद्र, नीची पहाड़ियां और विरल देवदार और संटी के पेड़ देख सकता था। सड़क का चिन्ह जंग खा चुका था और लिखावट धुंधली थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन पाया कि कोई सिग्नल नहीं था। यह महसूस करते हुए कि वह मदद नहीं मांग सकता, उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। सौभाग्य से लगभग आधे घंटे तक राजमार्ग पर चलने के बाद उसे एक पुराना सड़क चिन्ह मिला, जिस पर गैमविक लिखा था। गैमविक, ऐसा लगता है कि मैंने इसे नक्शे पर देखा है। यह यूरोप के सबसे उत्तरी गांवों में से एक होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उसने राहत की सांस ली। कम से कम एक गांव तो था जहां लोग थे और वह मदद मांग सकता था। उसने अपनी दोहरी फ्लैशलाइट चालू की कार को सड़क के किनारे खड़ा किया, अपना सामान पैक किया और पैदल चलना शुरू कर दिया। समुद्री हवा चुभ रही थी और वह ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जल उठी। लगभग 20 मिनट चलने के बाद उसे कुछ बिखरे हुए
घर दिखाई देने लगे। धूसर छतों वाले लाल लकड़ी के घर पहाड़ी पर बिखरे हुए थे, जिनमें से अधिकांश के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद थीं। ऐसा लग रहा था कि यह एक कम आबादी वाला गांव है और सड़कों पर लगभग कोई नहीं था। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। लगभग 20 साल की एक गोरी महिला ने दरवाजा सा थोड़ा सा खोला और उसे संदेह से देखा। राजेश वर्मा ने टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाया कि वह भारत का एक पर्यटक है और उसकी कार खराब हो गई है। कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं गांव के मुखिया को बुलाती हूँ। महिला ने यह कहकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर में उसे एक ऐसी इमारत में ले जाया गया जो गांव की समिति की तरह लग रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि कमरे में जमा हुई सभी महिलाएं थीं। लगभग 15 या 16 महिलाएं थीं, जिनकी उम्र 20 से 50 वर्ष के बीच थी, और कोई पुरुष नहीं था। यह क्या हो रहा है सभी महिलाएं? राजेश वर्मा बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने पहले अपनी आपबीती विस्तार से बताई। लगभग 40 साल की एक महिला, जो नेता की तरह लग रही थी, ने अंग्रेजी में पूछा, तुम इतनी दूर यहाँ क्या करने आए हो? हमने बहुत समय से कोई पर्यटक नहीं देखा है। राजेश वर्मा अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, मैं बस नॉर्डिक देशों में स्वतंत्र रूप से घूमना चाहता था और नक्शा देखते हुए यहाँ पहुंच गया। मुझे नहीं पता था कि यह इतना दूरदराज का इलाका है और मेरी कार भी खराब हो गई। महिला ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। गैमविक बहुत दूरदराज का इलाका है। यहाँ कोई कार मरम्मत की दुकान नहीं है और तुम्हारी कार जल्द ही ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तुम पहले हमारे गांव में रुको, हम कोई रास्ता निकालते हैं। अन्य महिलाएं फुसफुसाती हुई लग रही थीं और फिर एकमत होकर उन्होंने उसे अस्थायी रूप से आश्रय देने का फैसला किया। हमारे यहाँ बहुत समय से कोई पुरुष नहीं आया है और तुम बुरे आदमी नहीं लगते। हम तुम्हें इस उजाड़ जगह पर नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम्हें हमारे गांव के नियमों का पालन करना होगा। किसी ने धीरे से कहा, हम में से कई लोगों को पुरुषों से चोट पहुंची है, इसलिए बाद में हमने पुरुषों को गांव में आने की अनुमति नहीं दी। राजेश वर्मा को जिज्ञासा और सहानुभूति महसूस हुई। किसी भी तरह उन्होंने उसके लिए एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी की व्यवस्था की। हालांकि अभी सर्दी नहीं थी, लेकिन रात में तापमान पहले से ही बहुत कम था और समुद्री हवाएं चल रही थीं, इसलिए गर्मी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण था। महिलाओं ने उसे एक स्लीपिंग बैग, कंबल और कुछ दैनिक आवश्यकताएं दी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, लेकिन तुम्हें हमारे गांव के कामों में भी हमारी मदद करनी होगी। वह खुशी खुशी मान गया। बेशक, मैं मुफ्त में खा पी कर नहीं रह सकता। अगली सुबह राजेश वर्मा चारों ओर घूमा। कैम्विक यूरोप के सबसे उत्तरी सिरे के पास स्थित है, जो अपने चरम जलवायु के लिए जाना जाता है, जिसमें लंबी सर्दियां होती हैं, जिनमें लगभग कोई धूप नहीं होती है, और गर्मियों में मध्यरात्रि सूर्य होता है। उसने पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि यह गांव गंभीर जनसंख्या क्षरण का सामना कर रहा है और विलुप्त होने के कगार पर है, और अब इसे अपनी आंखों से देखकर उसने इसे और भी गहराई से महसूस किया। सड़कों पर लगभग कोई नहीं था और यह खाली लग रहा था। घर जीर्ण शीर्ण थे और मोबाइल फोन का सिग्नल रुक रुक कर आ रहा था। उसने महसूस किया कि एक बार जब कार खराब हो जाती है तो यह वास्तव में एक बड़ी समस्या होती है। उसे जो बात हैरान कर रही थी वह यह थी कि गांव में एक भी पुरुष क्यों नहीं था। कल रात गांव के मुखिया की तरह दिखने वाली महिला,
एवा ने बस इतना बताया कि औद्योगिक संरचना में बदलाव के कारण युवा लोग काम के लिए बाहर चले गए और बचे हुए पुरुष भी बुढ़ापे या बीमारी के कारण मर गए। युवा पुरुष और महिलाएं दोनों चले गए, लेकिन कुछ महिलाओं ने इस भूमि की रक्षा के लिए रुकने का फैसला किया। लेकिन पुरुषों के बिना कोई नवजात शिशु भी नहीं था और वंश समाप्त होने का खतरा था। हम हमेशा से ही महिलाएं खुद ही जीती रही हैं दुनिया से कटी हुई, और समय जैसे थम सा गया है, उसने कहा। राजेश वर्मा ने सोचा, यह बहुत गंभीर है। अगर कोई नहीं रहा तो गांव जल्द ही गायब हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर तरीके से छोटे पैमाने पर कृषि मछली पकड़ने और हस्तशिल्प का काम करते देखा। समस्या यह थी कि उन्हें लंबी और ठंडी सर्दियों से निपटने के लिए पर्याप्त लकड़ी और भोजन जमा करना पड़ता था। लेकिन बाहरी समर्थन बहुत कम था, जिससे वे शक्तिहीन महसूस करती थीं। अब महिलाएं बारी-बारी से उन भारी शारीरिक श्रमों को करती थीं, जो पहले पुरुष करते थे, जिससे वे थक जाती थीं। राजेश वर्मा महिलाओं की मजबूत इच्छा शक्ति को महसूस कर सकता था, लेकिन उनके दिल की गहराइयों में वे अभी भी पुरुषों की ताकत और कौशल की लालसा रखती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई बच्चे नहीं थे। 20 और 30 के दशक की कुछ महिलाओं ने कहा, हम भी बच्चे चाहते हैं, लेकिन यह बिल्कुल असंभव है। भले ही हम कृत्रिम गर्भाधान या शुक्राणु दान करना चाहें, प्रक्रियाएं और लागत बहुत परेशानी भरी हैं। जब तक कि कोई पुरुष यहाँ बसने को तैयार न हो, परिवार बनाना मुश्किल है। राजेश वर्मा ने यह सुना और उसके दिल में अजीब सा महसूस हुआ। मैं समझता हूँ, मेरा भी एक परिवार था और मैंने अपने आसपास के लोगों को बिना बच्चों के देखा है, और फिर तलाक या विधवापन, मैं उस खालीपन को थोड़ा महसूस कर सकता हूँ। महिलाओं ने सावधानी से पूछा, क्या तुम्हारी भी कोई कहानी है? वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ और अपने तलाक के अनुभव का जिक्र किया और कहा कि वह अब अकेला है और इधर-उधर भटक रहा है। महिलाएं धीरे-धीरे उसके प्रति खुलने लगीं और उसे सामूहिक भोजन और बैठकों में आमंत्रित करने लगीं। वे एक सहकारी समिति की तरह काम करती थीं, विभिन्न संसाधनों और आय का वितरण के माध्यम से प्रबंधन करती थीं, लेकिन उनके पास पेशेवर प्रबंधन का अनुभव नहीं था। राजेश वर्मा ने कहा, मैंने भारत में कुछ अनुभव है, मुझे कुछ अनुभव है। मुझे लगता है कि अगर इसे और व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए तो यह बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, उसने पर्यटन विकसित करने का सुझाव दिया। गैमविक भौगोलिक रूप से बहुत उत्तर में स्थित है और इसमें एक अद्वितीय साहसिक पर्यटन स्थल बनने की क्षमता है। बहुत से लोग यहाँ अरोरा देखने या मध्यरात्रि सूर्य का अनुभव करने आते हैं। गर्मियों में भी बहुत से लोग आधी रात के सूरज को देखना चाहते हैं। महिलाएं थोड़ी हैरान हुईं। क्या यह सच में काम करेगा? राजेश वर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, बेशक चुनौतियां निश्चित रूप से कम नहीं होंगी, लेकिन दुनिया भर के ध्रुवीय पर्यटन के शौकीन इस तरह की जगहों को पसंद करते हैं। जब तक हम एक छोटा सा होटल बनाते हैं या कुछ विशेष परियोजनाएं शुरू करते हैं, तब तक सफलता संभव है। कुछ युवा महिलाओं ने यह सुना और उत्साह से कहा, यह अच्छा लगता है, हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हम बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं, घरों की मरम्मत कर सकते हैं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन हम अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और हमारे पास कोई धन भी नहीं है। वे थोड़ी चिंतित थीं। राजेश वर्मा ने कहा, मैं कुछ धन का निवेश कर सकता हूँ और मैं आपको कुछ ऑनलाइन प्रचार तकनीकों और क्राउड फंडिंग चैनलों में भी मदद कर सकता हूँ। उसने अपनी ओर से योगदान देने की इच्छा व्यक्त की। वास्तव में उसके पास दिल्ली में अपना घर बेचने
और अपनी बचत से कुछ पूंजी थी, जिसे उसने मूल रूप से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए उपयोग करने की योजना बनाई थी। अगर वह इस पैसे का उपयोग कुछ सार्थक करने के लिए कर सकता है, तो यह भी अच्छा होगा। कई दिनों की चर्चा के बाद महिलाएं एकमत होकर सहमत हुईं। हम पर्यटन विकसित करने की कोशिश करेंगे और गांव के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। बेशक यह जरूरी नहीं है कि यह सफल हो, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो केवल मौत ही है, इसलिए यह कोशिश करने लायक है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई पुरुष नहीं है और कई शारीरिक श्रम और निर्माण संबंधी तकनीकों में हम कमजोर हैं। शायद राजेश वर्मा हमारी अगुवाई करने में हमारी मदद कर सकता है। उन्हें थोड़ी उम्मीद भी थी। राजेश वर्मा ने एक घर में हीटिंग और खिड़कियों और दरवाजों की मरम्मत की, और महिलाओं ने इसे देखा और सोचा, हमें वास्तव में पुरुषों की ताकत की जरूरत है। सहकारी पर्यटन परियोजना के शुभारंभ के साथ गांव व्यस्त होने लगा। राजेश वर्मा ने कोई नेतृत्व की स्थिति नहीं संभाली, लेकिन वास्तव में सभी महिलाएं उसके विचारों का बहुत सम्मान करती थीं। उन्होंने बाहरी दुनिया से संपर्क किया, इस्तेमाल की हुई निर्माण सामग्री खरीदी और एक साधारण होटल बनाने की तैयारी की, जो सुदूर उत्तरी गैम्विक में साहसिक अनुभव परियोजनाओं के लिए था। एक पुरुष के होने से महिलाओं की सक्रियता भी काफी बढ़ गई थी। ऐसा लगता है कि उम्मीद है। यह वाक्य गांव में हर जगह सुना जा सकता था। समय बीतने के साथ महिलाओं का राजेश वर्मा के प्रति रवैया भी शुरुआती औपचारिकता से अधिक उत्साही हो गया। कुछ युवा महिलाओं ने उसके प्रति अपने स्नेह का इजहार करना शुरू कर दिया। उसे टहलने के लिए आमंत्रित किया या सप्ताहांत में समुद्र तट पर बारबेक्यू किया। वह थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक सिहरन भी महसूस हो रही थी। वह बहुत समय से अकेला था और वह इस गांव का एकमात्र पुरुष था। उसे लगा कि शायद एक दिन कुछ होगा। अंत में एक दिन लिसा नाम की 30 के दशक की एक महिला ने उसे अपनी दुर्दशा बताई। वास्तव में मैं एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन गांव में कोई पुरुष नहीं है। क्या यह कहना अजीब होगा? उसे लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। लिसा ने आगे कहा, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन गांव की अधिकांश महिलाएं बच्चे पैदा करना चाहती हैं। हमारे पास बहुत समय से कोई पुरुष नहीं है और हम देख रहे हैं कि गांव में लोग कम होते जा रहे हैं। हम बहुत निराशा के साथ हैं। अब तुम आ गए हो और हमने उम्मीद देखी है। राजेश वर्मा एक पल के लिए अवाक रह गया। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने गांव की महिलाओं के साथ विचार विमर्श के बाद एक बड़ी घोषणा की। अगर तुम चाहो तो हमारे गांव की अधिकांश महिलाएं तुम्हारे साथ संबंध बनाना और बच्चे पैदा करना चाहती हैं। वह इतना हैरान था कि वह एक कदम पीछे हट गया और कहा, यह तो पागलपन है। लेकिन एवा ने कहा, हमारे पास बहुत समय से कोई पुरुष नहीं है और जनसंख्या क्षरण की स्थिति बहुत गंभीर है। भले ही हम शादी के लिए बाहर से किसी पुरुष को लाएं, वे शहर चले जाएंगे और शुक्राणुदान भी बहुत परेशानी भरा है। इसीलिए तुम्हारे जैसे लोग बहुत कीमती हैं। हम ईमानदारी से तुमसे अनुरोध करते हैं। वह 40 साल से ज्यादा का था। हालांकि उसने शादी की थी, लेकिन वह हमेशा अकेला रहा था और उसके कोई बच्चे नहीं थे। शायद बच्चे पैदा करना एक नया अवसर था, लेकिन एक ही समय में 1 दर्जन से अधिक महिलाओं के साथ संबंध बनाना, यह विचार अभी भी उसे बहुत दबाव में डाल रहा था। क्या यह संभव है? मैं एक व्यक्ति को भी नहीं संभाल सकता? उसने कहा।
महिलाओं ने कहा, हम भी जानते हैं कि यह मुश्किल है, लेकिन जनसंख्या संकट को हल करने के लिए एक या दो महिलाओं को नहीं, बल्कि यथासंभव अधिक महिलाओं को बच्चे पैदा करने की जरूरत है। अगर तुम सहमत हो, तो हम क्रम और समय का समन्वय करेंगे, ताकि तुम पर ज्यादा बोझ न पड़े। उनके जवाब देने के तरीके से पता चला कि उन्होंने इस समस्या पर व्यवस्थित रूप से विचार किया था। राजेश वर्मा अपने सामने की स्थिति से पूरी तरह हैरान था, लेकिन वह महिलाओं की निराशा को भी महसूस कर सकता था और उसे शायद जीवन भर इतने सारे बच्चों का पिता बनने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं इस गांव के लिए कुछ कर सकता हूं, वह एक अजीब भावना से अभिभूत हो गया। इसके अलावा महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि गांव के अस्तित्व के लिए एक सहयोग है, जिससे उसका दिल पिघल गया। लंबे विचार विमर्श के बाद उसने आखिरकार कहा, मैं सभी महिलाओं को संतुष्ट करने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। कोई जबरदस्ती नहीं होगी, और तुम सच में बच्चे पैदा करना चाहती हो। यह खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। इस आदमी ने हमें बच्चे पैदा करने का वादा किया है। 20 और 30 के दशक की महिलाएं लगभग खुशी से झूम उठीं, और यहाँ तक कि 40 और 50 के दशक की वे महिलाएं भी, जो सोचती थीं कि वे अभी भी बच्चे पैदा कर सकती हैं, इसमें शामिल होना चाहती थीं। दूसरे शब्दों में, अधिकांश प्रजनन आयु की महिलाओं ने बच्चे पैदा करने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार एक अभूतपूर्व सामूहिक गर्भावस्था योजना शुरू हुई। यह योजना गुप्त रूप से और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी। प्रत्येक महिला ने अपने शरीर की जांच की और अपने ओव्यूलेशन चक्र के अनुसार राजेश वर्मा के साथ समय बिताने का वादा किया। गांव के मुखिया ने समन्वय की जिम्मेदारी संभाली, ताकि ईर्ष्या और झगड़ों से बचा जा सके। शुरुआती कुछ दिनों में सभी अजीब महसूस कर रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सब कुछ सुचारू रूप से चला, क्योंकि सभी बच्चे पैदा करना और गांव के वंश को जारी रखना चाहते थे। राजेश वर्मा शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन महिलाएं भी उसकी देखभाल करने और उसके आहार और आराम का ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रही थीं। कभी-कभी कुछ अद्भुत भावनाएं भी पैदा होती थीं। 20 के दशक की कुछ लड़कियां शर्म से पूछती थीं, नेताजी, यह मेरा पहली बार है, कृपया कोमल रहें। 30 के दशक के अंत और 40 के दशक की शुरुआत की एक महिला रोते हुए कहती थी, मैंने कभी बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोचा था। राजेश वर्मा ने उनकी हर कहानी सुनी और महसूस किया कि वे बच्चों के लिए कितनी तरस रही हैं। अंत में 1 महीना बीत गया और यह जांचने का समय आ गया कि क्या कोई गर्भवती है। प्रत्येक महिला ने मुख्य भूमि या ऑनलाइन खरीदे गए गर्भावस्था परीक्षण किट का उपयोग किया या साधारण रक्त परीक्षण से निदान किया, और परिणाम चौंकाने वाले थे। अधिकांश लोगों के परीक्षण परिणाम सकारात्मक थे। सच में सब गर्भवती हैं। क्या तुम स्पर्म किंग हो? उन्होंने मजाक में कहा। राजेश वर्मा थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन साथ ही खुशी और डर से भर गया। मैं एक ही बार में इतने सारे बच्चों का पिता बनने जा रहा हूं, और वे सभी मेरे बच्चे हैं क्या? यह संभव है? लेकिन महिलाओं ने दृढ़ता से उसका समर्थन किया। अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो। हम मिलकर बच्चों की परवरिश करेंगे। तुम्हें सभी बच्चों की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। यह हमारा सामूहिक प्रयास है। इस स्थिति में एक ही बार में 1 दर्जन से अधिक लोग गर्भवती हो गए, और क्योंकि सभी पहली बार मां बन रही थीं, इसलिए उन्हें ताकत और पोषण की जरूरत थी।
राजेश वर्मा ने सहकारी समिति के माध्यम से और अधिक भोजन और पोषक तत्व खरीदे और सर्दियों में गर्म करने के लिए लकड़ी तैयार करने में तेजी लाई। जब बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें एक गर्म वातावरण की जरूरत होगी, क्योंकि उनके पास बहुत समय से कोई पुरुष नहीं था। इसलिए इन तैयारियों को नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन जब उसने एक-एक करके उनकी देखभाल की, तो महिलाएं भी व्यवस्थित रूप से इसमें शामिल हो गईं। गर्भवती महिलाएं रोज सुबह और शाम गांव में टहलती थीं, एक दूसरे के पेट को छूती थीं और आश्चर्य से कहती थीं, अगर हम सच में एक ही समय में बच्चे पैदा करते हैं, तो यह बहुत मजेदार होगा। लेकिन गर्भावस्था आसान नहीं थी। कुछ को गंभीर मॉर्निंग सिकनेस थी, कुछ को चक्कर आते थे और कुछ को कमर दर्द होता था और वे काम नहीं कर पाती थीं। हर बार ऐसा होने पर राजेश वर्मा कहता था, तुम ज्यादा मेहनत मत करो, मैं और दूसरे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। काम का बोझ बांटना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास कभी पुरुषों की मदद नहीं रही। तुम्हारे जैसे किसी का होना बहुत सौभाग्य की बात है, महिलाओं ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में यहाँ की कठोर जलवायु, लंबी सर्दियों और इस तथ्य के कारण कि सब कुछ पहले से तैयार करना पड़ता था, राजेश वर्मा के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन क्योंकि गांव में हर कोई मिलकर काम कर रहा था, इसलिए सब कुछ सुचारू रूप से चला और कोई बड़ी कठिनाई नहीं आई। प्रसव की नियत तारीख नजदीक आने के साथ राजेश वर्मा धन जुटाने और प्रसव की तैयारी करने में व्यस्त हो गया। सहकारी समिति ने पहले ही विदेशी व्यापार से कुछ पैसा कमा लिया था, इसलिए उसने प्रसव सामग्री, दवाएं खरीदने और अस्थायी नर्सों से संपर्क करने के लिए कुछ धन निकाला। उसने मुख्य भूमि के अस्पतालों से संपर्क किया और किसी भी आपात स्थिति के लिए आपातकालीन उपाय तैयार करने का फैसला किया, चाहे वह स्नोमोबाइल हो या हेलीकॉप्टर। बेशक लागत कम नहीं थी, लेकिन सभी सहमत थे, क्योंकि गांव जल्द ही नए जीवन का स्वागत करने वाला था। अंत में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने लगभग एक ही गर्भधारण अवधि में 1 या 2 सप्ताह के अंतराल पर प्रसव शुरू किया। सबसे पहले 30 के दशक की एक महिला थी, जो सुबह-सुबह चिल्लाने लगी, अरे मेरा पेट बच्चा बाहर आने वाला है। राजेश वर्मा और अन्य महिलाएं जल्दी से दौड़कर गईं और उसे लकड़ी की झोपड़ी में ले गईं। उन्होंने गर्म पानी, तौलिए और दवाएं तैयार की और नर्स से साधारण प्रसव में सहायता करने का अनुरोध किया। कई घंटों के दर्द के बाद बच्चे के रोने की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। पैदा हो गया। सभी खुशी से झूम उठे और राजेश वर्मा ने नई मां को गले लगाया और आंसू बहाए। अगले 10 दिनों में अन्य गर्भवती महिलाओं ने भी एक-एक करके प्रसव शुरू किया और बच्चों को जन्म दिया। यहाँ तक कि 2 लोगों ने एक ही दिन प्रसव किया, जिससे गांव में हंगामा मच गया। नर्स, यहाँ एक और व्यक्ति प्रसव करने वाला है। रुको, तुम्हें पहले यहाँ का काम पूरा करना होगा। स्थिति एक बार बहुत अराजक हो गई थी। इसके बावजूद सभी ने सुचारू रूप से प्रसव किया और कोई दुर्घटना नहीं हुई। हर बार जब बच्चे बारी-बारी से रोते, तो ग्रामीण ताली बजाते और गले मिलते और कहते, हम एक ही बार में इतने सारे बच्चों को देखने जा रहे हैं। राजेश वर्मा ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था और वह थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। 1 या 2 सप्ताह में 1 दर्जन से अधिक लोगों का उसके बच्चे पैदा करना, यह अविश्वसनीय था। माँ और बच्चे के सुरक्षित होने की खबर मिलने के बाद लगभग 1 महीने बाद जब माँ और बच्चे की स्थिति स्थिर हो गई, तो गांव में एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया।
आज हमारे गांव के पुनरुद्धार की घोषणा का दिन है। यह महिलाओं की एकमत राय थी। लंबे समय से पुरुषों और बच्चों की कमी के कारण रुका हुआ गांव अब 1 दर्जन से अधिक शिशुओं के जन्म के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया था। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो गांव फिर से जीवंत हो जाएगा। वास्तव में नवजात शिशुओं के रोने और हंसने की आवाजों के कारण गांव का माहौल अचानक जीवंत और खुशहाल हो गया। उत्सव के दिन राजेश वर्मा ने महसूस किया कि उसके साथ एक नायक जैसा व्यवहार किया जा रहा है। नेताजी, हमें बच्चे देने के लिए धन्यवाद। महिलाओं ने बारी-बारी से उसे गले लगाया और आभार व्यक्त किया। कुछ तो रो भी पड़ी और कहा, मेरी जिंदगी की इच्छा बच्चे पैदा करना थी और अब यह आखिरकार पूरी हो गई है। वे केवल सहपालन की कल्पना कर सकती थीं और अब यह आखिरकार साकार हो गया था, यह जानते हुए कि वे हमेशा पुरुषों के बिना की दुनिया में रहती थीं। राजेश वर्मा को भी लगा कि यह कुछ सपने जैसा है, लेकिन उसे एक अजीब सी उपलब्धि का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यह महिलाओं की गंभीरता और कड़ी मेहनत का परिणाम है और साथ ही उसके अपने निर्णय का भी परिणाम है। अंत में गांव के केंद्र में एक विशाल अलाव जलाया गया और आर्कटिक महासागर की पृष्ठभूमि में उत्सव देर रात तक जारी रहा। पुरुषों के बिना के दिनों के विपरीत अब एक पुरुष था, राजेश वर्मा, कई बच्चों के पिता के रूप में, और हर कोई इस उत्सव का शांति से आनंद ले सका। उत्सव समाप्त होने वाला था। तभी किसी ने चिल्लाया, चलो नेताजी को हवा में उछालते हैं। किसी ने राजेश वर्मा को हवा में उछालने की बात उठाई, जिसके बारे में उसने पहले सुना था। वह मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया, लेकिन लगभग 20 महिलाएं पहले ही हाथ पकड़ चुकी थीं और उसे ऊपर उठा चुकी थीं। सौभाग्य से जिन महिलाओं ने अभी-अभी बच्चे पैदा किए थे, वे शारीरिक रूप से कमजोर थीं और दूसरों ने नेतृत्व किया। और जब उसने हवा में रोमांचक उत्तेजना की एक श्रृंखला महसूस की, तो शिशुओं के रोने की आवाज भी शामिल हो गई, जिससे एक असहनीय भावना पैदा हुई। नीचे आने के बाद उसने गला भर्राकर कहा, बहुत खुश हूं, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया है। बच्चों के जन्म के बाद शुरुआती प्रसवोत्तर देखभाल समाप्त होने के बाद महिलाओं ने पर्यटन परियोजना को गंभीरता से चलाना शुरू कर दिया। चूंकि हमारे बच्चे हैं, तो चलो गांव को गंभीरता से खोलते हैं और पर्यटकों का स्वागत करते हैं। बच्चों के रोने से भरा एक आर्कटिक गांव, यह अपने आप में एक अनूठा आकर्षण है। राजेश वर्मा भी सहमत हो गया और सहकारी समिति के मुनाफे में केंद्रित निवेश किया और बुनियादी ढांचे में थोड़ा सुधार किया। उसने मुख्य भूमि के छोटे शहरों से संपर्क किया, छोटी शटल बसें और आवास सेवाएं प्रदान की, और सर्दियों में अरोरा पर्यटन, गर्मियों में मध्य रात्रि सूर्य का अनुभव, समुद्री मछली पकड़ने, और इस गांव की अनूठी बड़े परिवार संस्कृति का अवलोकन करने वाले उत्पादों की योजना बनाई। उसने यूरोप में एक पर्यटन वेबसाइट बनाई। गैम्विक यूरोप के सबसे उत्तरी सिरे के पास एक दूर-दराज का गांव। अब वहां बच्चे हैं और गांव भी पुनर्जीवित हो गया है। वेबसाइट पर ऐसा लिखा था। कुछ साहसी लोगों ने जिज्ञासा दिखाई और ईमेल के माध्यम से पूछताछ भेजी। क्या यहाँ बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं एक समुदाय में रहती हैं? अगर उन्होंने पूछा, पुरुषों के बारे में क्या, वह केवल जवाब देगा। एक आदमी बस गया और इस गांव का पुनर्निर्माण किया। शुरुआती दौर में उन्होंने केवल मुख्य कहानी का खुलासा किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे बहुत विस्तार से बताते हैं, तो यह एक कांड में बदल जाएगा। पर्यटकों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने के साथ
मुनाफा भी बढ़ा और गांव का जीवन भी इस पैसे से अधिक सुविधाजनक हो गया। हीटिंग और पानी की आपूर्ति सुविधाओं में सुधार किया गया और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए धन आवंटित किया गया और गांव में सेवा करने के लिए नियमित रूप से नर्सों और शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, यह गांव पहले की तरह उदास और बंद नहीं रहा। हम एक बड़ा परिवार हैं। हम मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं और मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। वे गर्व से भरे हुए थे। यात्री भी बच्चों के चारों ओर दौड़ने के दृश्य और जिस तरह से वे चरम प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, उससे प्रभावित हुए। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि केवल यह एक पुरुष और ये महिलाएं मिलकर बच्चों की परवरिश कर रही हैं। वे अपने मन में फुसफुसाते थे, लेकिन सतह पर वे गैमविक के पुनर्जन्म का स्वागत करते थे। शायद राजेश वर्मा पर बहुत बड़ा शारीरिक और मानसिक दबाव था, क्योंकि वह मध्यम आयु वर्ग का था। लेकिन वह दर्जनों ऐसे बच्चों का पिता बन गया था, जिनकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि चूंकि महिलाओं ने सहपालन की वकालत की, इसलिए उसने किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं किया, बल्कि उनकी समान रूप से देखभाल की। साथ ही अपने दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा सहकारी समिति के संचालन और पर्यटन योजना पर खर्च किया। बच्चों की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग थीं, लेकिन वे आमतौर पर राजेश वर्मा को पिताजी या नेताजी कहते थे और उसकी बात मानते थे। पिताजी, क्या मैं तुम्हारे साथ समुद्र तट पर जा सकता हूँ? पिताजी, मेरी इसमें मदद करो। अगर आप इन छोटी-छोटी मांगों को मानते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिन कैसे बीत गया। इसके बावजूद वह बहुत खुश था। मैं हमेशा भारत में कड़ी मेहनत करता रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दूर-दराज के उत्तर में मेरा इतना बड़ा परिवार होगा। यह अक्सर इतना मार्मिक होता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। दूसरी ओर, महिलाएं अपने बच्चों काम और पुरुषों के साथ कैसे संबंध बनाती हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। सौभाग्य से इस गांव ने एक समझौते के माध्यम से एक अनूठी व्यवस्था को स्वीकार किया। हम सभी माताएं हैं और राजेश वर्मा सभी बच्चों के पिता हैं। ईर्ष्या और संघर्ष अनुपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन समुदाय की निराशा और आपसी सम्मान के कारण वे बिना किसी बड़े संघर्ष के रहते हुए लग रहे थे। इसके विपरीत, जब एक दूसरे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो वे स्वाभाविक रूप से बारी-बारी से बच्चों की देखभाल करती थीं और कहती थीं, जब तुम्हें कठिनाई होगी, तो मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल करूंगी। कल मैं अपने बच्चे की देखभाल करूंगी। एक रात जब पूरा गांव पारंपरिक नृत्यों और गीतों का आनंद लेने के लिए अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुआ, तो राजेश वर्मा अचानक चिल्लाया, हम एक बड़ा परिवार हैं। हमने साबित कर दिया है कि इस आर्कटिक समुद्र तट पर भी हम एक साथ हंस सकते हैं, एक साथ बच्चों की परवरिश कर सकते हैं और एक साथ खुशी से रह सकते हैं। फिर महिलाओं ने ताली बजाकर जवाब दिया, सही है, पुरुषों के बिना के दर्दनाक दिन खत्म हो गए हैं और हमने तुमसे मिलकर पुनर्जन्म प्राप्त किया है। कुछ युवा महिलाओं ने चिल्लाया, चलो अपने नेताजी को हवा में उछालते हैं। सभी ने फिर से उसे धीरे से ऊपर उठाया। 1 2 3। जैसे ही उसका शरीर रात के आसमान में ऊपर और नीचे गया, बच्चे खुशी से झूम उठे और यह दृश्य एक फिल्म जैसा था। उसके बाद भी यह गांव कई वर्षों तक बदलता रहा। जैसे जैसे पहले से जन्मे बच्चे बड़े हुए, अन्य महिलाओं ने सोचा, क्या मुझे अब गर्भवती होने की कोशिश करनी चाहिए? यहाँ तक कि जिन महिलाओं ने बच्चे पैदा करने में देरी की थी, उन्होंने भी इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। राजेश वर्मा मुस्कुराया और सोचा,
कि क्या उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी इसका सामना कर पाएगी। लेकिन महिलाओं ने कहा, तो हम तुम्हारी यथासंभव देखभाल करेंगे। नतीजतन गर्भावस्था की दूसरी ओर तीसरी लहरें आईं। बेशक सभी एक ही समय में गर्भवती नहीं हुईं, लेकिन बच्चे लगातार पैदा हुए और कुल जनसंख्या पहले की तुलना में 2 या 3 गुना बढ़ गई। गांव की जनसंख्या फिर से बढ़ गई और अर्थव्यवस्था और जीवन भी जीवंत हो गए। स्वीडिश सरकार गैम्विक की जनसंख्या में फिर से वृद्धि से हैरान थी। पर्यटन भी अच्छी तरह से विकसित हुआ। आर्कटिक में एक बड़े परिवार के एक साथ रहने की इस गांव की कहानी फैल गई और हालांकि संख्या कम थी, फिर भी इसने एक वफादार प्रशंसक आधार को आकर्षित किया। कुछ यात्रियों को एक पुरुष के गांव की महिलाओं के साथ मिलकर बच्चों की परवरिश करने की कहानी में जिज्ञासा हुई और उन्होंने आंतरिक स्थिति के बारे में पूछा। लेकिन गांव की ओर से हमेशा उचित सीमाएं खींची गईं और कहा गया, यह हमारा सामूहिक चुनाव है, कृपया हमारी निजता का सम्मान करें। जब बच्चे प्राथमिक विद्यालय जाने की उम्र के हुए, तो बुनियादी ढांचे को उन्नत किया गया, जैसे कि नए शिक्षक आकर रहने लगे या गांव को पास के शहरों से स्कूल बस से जोड़ा गया। राजेश वर्मा को चिंता थी कि जब बच्चे माध्यमिक और उच्च विद्यालय जाने की उम्र के होंगे, तो क्या उन्हें बड़े शहरों में जाना होगा? लेकिन चूंकि सरकार दूरस्थ शिक्षा या छोटे स्कूलों का समर्थन कर सकती थी, इसलिए उसने गांव में रहना जारी रखने का फैसला किया और फिलहाल उन्हें यहीं बड़ा होने दिया। कुछ महिलाओं ने मुख्य भूमि पर शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षक योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने और फिर गांव में सीधे बच्चों को पढ़ाने का विकल्प चुना। इस प्रकार 5 और 10 साल बीत गए। राजेश वर्मा लगभग 50 के दशक के अंत में था, लेकिन बच्चों की संख्या लगभग 10 या 20 तक बढ़ गई थी और हर कोई खुशी से खेल रहा था। उसने महिलाओं के साथ मिलकर जो बड़ा पारिवारिक समुदाय बनाया था, वह दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाने वाला एक विशेष उदाहरण बन गया था। भले ही मीडिया या वृत्तचित्र कभी-कभी पूछते थे, क्या एक पुरुष दर्जनों महिलाओं और बच्चों के साथ एक गांव चला सकता है? ग्रामीण आत्मविश्वास से कहते थे, हम आपसी समझौते और प्यार से बना एक समुदाय हैं। बाहरी लोग क्या जानते हैं? हम इस तरह बहुत खुश हैं। और फिर हंसकर टाल देते थे। एक रात राजेश वर्मा समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर चढ़ गया और सूर्यास्त को देखा। समुद्र शांत था और बच्चे दूर हंसते हुए दौड़ रहे थे। एक काफी बड़ा बच्चा उसके पास दौड़कर आया और उसे पिताजी कहा, क्या तुम आज मुझे फिर से हवा में उछालोगे? जब उसने मासूमियत से पूछा, तो राजेश वर्मा मुस्कुराया और कहा, समय आने पर देखेंगे। कुछ महिलाएं पास आईं और कहा, ओह बच्चा फिर से हवा में उछाला जाना चाहता है। नेताजी, क्या हमें उसे जल्दी से हवा में उछालना चाहिए? बच्चे उत्साह से अपनी बाहें फैलाए हुए थे और हर कोई ताली बजा रहा था। इसलिए बच्चे और राजेश वर्मा को एक साथ ऊपर उठाने का एक दुर्लभ दृश्य सामने आया। बच्चे खिलखिलाकर हंसे और राजेश वर्मा मुस्कुराते हुए कहा, सावधान रहना, गिर मत जाना। जैसे ही सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे डूबा, सूर्यास्त लाल हो गया। वहां ग्रामीण उत्साहित थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे और समुद्री हवा उनके बालों को सहला रही थी। राजेश वर्मा ने अपना सिर घुमाया, चारों ओर खेलते हुए बच्चों को देखा और इस तरह का दृश्य बनाने के लिए खुद पर गर्व महसूस किया। अधिकांश महिलाओं ने बच्चे पैदा किए थे और माताएं बन गई थीं और सहकारी समिति और पर्यटन
दोनों काफी परिपक्व हो गए थे, इसलिए वे एक आरामदायक जीवन जी रही थीं। भले ही यह बाहरी रूप से भव्य न लगे, लेकिन इस दूर-दराज के गांव में एक सपने जैसा परिवर्तन हुआ था। यह वास्तव में एक बड़ा परिवार था और एक ऐसा समुदाय था जो एक साथ मिल गया था। जब रात हुई और सूरज पूरी तरह से गायब हो गया और ठंडी हवा गैम्विक में बहने लगी, तो लोगों की गर्मजोशी और भी ज्यादा चमक उठी। जब राजेश वर्मा एक बच्चे को गोद में लेकर सार्वजनिक भोजन कक्ष में दाखिल हुआ, तो महिलाओं ने मेजें सजाईं और गर्व से कहा, आज की भुनी हुई मछली कैसी है? हमने अभी-अभी इसे समुद्र तट से पकड़ा है। बच्चों को सावधानी से खिलाने का दृश्य यह कहते हुए, तुम्हें सावधानी से खाना होगा, क्योंकि वे चम्मच उठाते थे और छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाते थे। इसलिए यह अंतहीन रूप से जारी रहा। यह एक विशाल परिवार जैसा था, जहां छोटे-मोटे झगड़े भी जल्द ही हंसी में सुलझ जाते थे। उन्होंने गांव में रहने और अपने तरीके से परिवार बनाने के अपने क्षणों को आशीर्वाद दिया। राजेश वर्मा ने रात के खाने के बाद रात की सैर का आनंद लिया और तारों भरे आसमान को देखा। उसने निष्कर्ष निकाला कि वह यहां अपने जीवन का अंत देख सकेगा। भले ही एक दिन बच्चे बड़ी दुनिया में चले जाएं, उसे विश्वास था कि यह गांव अभी भी एक ऐसा घर है जहां वे वापस आ सकते हैं। महिलाओं ने कहा, तुम्हारे कारण ही हमारे बच्चे हुए और यह गांव समृद्ध हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करूं। उन्होंने ईमानदारी से कहा, लेकिन वह हर बार जवाब देता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे बच्चों का पिता बनूंगा। शायद मैं ज्यादा आभारी हूं। उनके बीच एक मार्मिक प्यार बह रहा था, क्योंकि बच्चे ज्यादा थे और माताएं भी ज्यादा थीं। इसलिए हवा में उछालना स्वाभाविक रूप से लगातार होने लगा। चाहे बच्चे अपना पहला जन्मदिन मना रहे हों, स्कूल में दाखिला ले रहे हों, या सहकारी समिति मुख्य भूमि के साथ एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रही हो, या यहाँ तक कि बिना किसी विशेष कारण के एक साथ इकट्ठा होकर जश्न मनाना एक दैनिक बात बन गई थी। हर उत्सव में हवा में उछालना बिना किसी अपवाद के होता था। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए और यह दृश्य देखा, उन्होंने सीखा कि हवा में उछालना जल्द ही नेता के लिए एक उत्सव का अनुष्ठान बन गया। राजेश वर्मा बड़बड़ाया, मैं भारत में भी अक्सर ऐसा नहीं करता था। महिलाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गैम्विक है, हम इसी तरह जीते हैं। जैसे जैसे बच्चे धीरे धीरे भाषाएं सीखते गए, वे न केवल अंग्रेजी और नॉर्वेजियन बोलते थे, बल्कि कुछ हिंदी भी बोलते थे। और राजेश वर्मा को एक और खुशी महसूस हुई। एक बच्चे ने हिंदी में नमस्ते करने की कोशिश की। पिताजी नमस्ते, ये सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। इस बहुभाषी वातावरण में बड़े हो रहे बच्चे जिज्ञासा से भरे हुए थे और ऐसा लगता था कि भविष्य में भी वे कुछ बड़ा करेंगे। यहाँ तक कि एक महत्वाकांक्षी बच्चे ने कहा, मैं बड़ा होकर इस गांव को पूरी दुनिया में मशहूर करूंगा। यह गांव, जो कभी केवल पुरुषों का निवास स्थान था, अब दर्जनों बेटों और बेटियों के एक बड़े परिवार के रूप में विकसित हो गया था। कभी-कभी शहर या अन्य क्षेत्रों से यात्री इस गांव से होकर गुजरते थे। जब वे पूछते थे, तुम इतने सारे बच्चों को ऐसी जगह पर कैसे पाल सकते हो? पुरुषों के बारे में क्या? महिलाएं खुशी से मुस्कुराती थीं और जवाब देती थीं, हमारे पास हमारे नेताजी हैं, उन्होंने ही हमें बचाया। कुछ हैरान होते थे और पूछते थे, क्या वह बच्चों के पिता हैं? लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं कहा।
एक समय में 10 से अधिक लोग एक साथ गर्भवती थे। हालांकि उन शुरुआती यात्रियों ने महसूस किया कि कुछ खास हो रहा है और आमतौर पर विस्मय से कहते थे, कुछ आश्चर्यजनक और सुंदर हो रहा है। इस प्रकार नॉर्वे के सबसे उत्तरी सिरे के दूरदराज के गांव गैमविक में एक 42 वर्षीय भारतीय व्यक्ति राजेश वर्मा कार खराब होने के कारण संयोग से रुक गया और एक नवाचार को जन्म दिया। उसने केवल महिलाओं के निवास वाले एक गांव के साथ मिलकर जीवन बिताया, मिलकर नया जीवन बनाया, पर्यटन उद्योग बनाया, आर्थिक समृद्धि हासिल की और साथ ही कई महिलाओं के साथ समझौते किए, एक साथ बच्चे पैदा किए, जिससे जनसंख्या संकट का एक ही बार में समाधान हो गया। एक परिकथा जैसी किंवदंती पूरी हुई। इसके बाद यह गांव एक दोस्ताना बड़े परिवार के रूप में विकसित होता रहा, जो नेता राजेश वर्मा महिलाओं और अनगिनत बच्चों की हंसी से भरा हुआ था। यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी और वे हर दिन हवा में उछालने के अनुष्ठान के साथ नए अध्याय लिख रहे हैं। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था, तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।